जाने के बाद भी अभी गोरखपुर की कल बाकी है। दिल्ली जाने के बाद फोटो खिंचवाने मजा आने लगता है, लेकिन अभी मजा आना शुरू नहीं हुआ। तो हम चर्चा कर रहे थे कि इस कोरोना के कालखंड में इन सत्रों में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसी पवित्र स्थान से सरस्वती शिशु मंदिर योजना का जो प्रारंभ हुआ, उस समय जो कुछ संकल्पना मनीषियों ने की हो, उस संकल्पना के आधार पर भारत की शिक्षा किस दिशा में और किस दशा में चलनी चाहिए, इसकी कुछ कल्पनाएं की थी। और उन कल्पनाओं में से सरस्वती शिशु मंदिर योजना का प्रारंभ हुआ। कालांतर में 1978 में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, क्योंकि 75 में जो इमरजेंसी लगी और शिशु मंदिरों पर जो देशव्यापी एक आघात हुआ, तो उसके बाद इसका एक अखिल भारतीय सांगठनिक स्वरूप बनना चाहिए, ऐसी कल्पना ध्यान में आई। और जोधपुर में जो लाल सागर विद्यालय है अपना, वहां एक अखिल भारतीय चिंतन बैठक हुई। और चिंतन बैठक में से विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ऐसे नाम का एक बीजारोपण कहिए, नाम की संकल्पना कहिए, वो सामने आए। उस नाम की संकल्पना के बाद विद्या भारती का कोई मोटो, कोई विद्या भारती का लक्ष्य, उसका बायलाज, उसका फॉर्मल रजिस्ट्रेशन, ये सब प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई। तो विद्या भारती का जो लक्ष्य बनाया गया, उसकी जो पहली आधी पंक्ति है, हम सब लोग विद्या भारती के कार्यकर्ता हैं, तो हम सबको बहुत बार वो हजारों बार बोलने और पढ़ने में मिली। हमें ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है, ऐसी शब्दावली से विद्या भारती का लक्ष्य ये प्रारंभ होता है। अब वो मैं 1999 में जब विद्या भारती के दायित्व के साथ नेपाल से लौटने के बाद मेरे साथ ये दायित्व जुड़ा, तो आपने लजाराम तोमर जी विद्या भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री का दायित्व था उनके पास। 2000 में शहरी संगठन मंत्री और 2001 में क्षेत्रीय संगठन मंत्री का दायित्व आ गया। तो 99, 2000, 2001 इन 2-3 वर्षों में विद्या भारती को, क्योंकि हम सीधे समय के दायित्व के बजाय थे, इस नाते से शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत अधिक विद्यार्थी तो ठीक थे, लेकिन शिक्षक के नाते से काम करने का कभी मौका नहीं मिला था। तो लजाराम जी ने एक प्रश्न किया करता था कि ये जो विद्या भारती के लक्ष्य में आप लोगों ने जो शब्दावली लिखी है, ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है, ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसकी संकल्पना के आधार पर एक विशेष प्रकार की पीढ़ी का निर्माण हो, ऐसी हमने अपेक्षा की। वो पीढ़ी कैसी होगी, तो आगे के शब्दावली में उसका वर्णन किया है। वो राष्ट्रभक्ति जोधपुर होगी, हिंदुत्वनिष्ठ होगी, जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने वाली होगी, आदि आदि विभिन्न प्रकार के गुणों की चर्चा की। तो ऐसी युवा पीढ़ी जिस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से निर्मित होगी, ऐसी शिक्षा प्रणाली की हम संकल्पना करके काम कर रहे हैं, ऐसा विद्या भारती ने अपने लक्ष्य में बोला है। परंतु आज भारत की जो दशा बनी हुई है, शिक्षा की जो दिशा दिखाई दे रही है, उसमें ऐसी शिक्षा प्रणाली कभी बनेगी, इसकी दूर दूर तक कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही। ऐसा मन में एक प्रश्न, हालांकि उस समय एनडीए की सरकार थी, मुरलीधर और जोशी भी एमएचआरडी मिनिस्टर होते थे, प्रयाग केंद्र होने के कारण से उनका मेरा पुराना संबंध भी था उनसे। हम लोग जब कभी शिक्षा के कोई परिवर्तन की, कोई बड़ा मेजर चेंज होना चाहिए, इस परिवर्तन की बात करते थे, तो वो कहते थे छोड़ो यार, कहाँ तुम चक्कर में पड़े हो, मैं प्रोफेसर रहा हूँ, शिक्षा के बारे में मैं समझता हूँ कि तुम समझते, तुम कितने दिन मास्टर रहे हो? मैंने कहा मैं तो मास्टर कभी नहीं रहा, तो फिर शिक्षा के बारे में तुमको दिमाग लगाते हो, तुम संघ के प्रचारक हो, अपना विचार का काम देखो, शिक्षा कैसी होगी ये मैं चिंता करूँ। ये सब चर्चाएं आती रहती थी, तो ध्यान में आता था कि कोई बड़ा परिवर्तन की संभावनाएं दिख नहीं रही। एक मन में जिज्ञासा भी होती थी, थोड़ी थोड़ी निराशा भी होती थी। और इसी प्रश्नों के आधार पर लजाराम जी से मैं बार बार ये प्रश्न पूछा करता था
था कि कैसा होगा, या हम लोगों को खाली केवल आश्वासन दे करके ही आपने पता रखा है? तो वो मजाक में कहते थे कि पते तो तुम पहले से ही थे, हमने क्या पता रखा है? संघ के प्रचारक बन के तो फंस गए, अब ये काम करोगे वो काम करो, हमने तुमको दायित्व दिया है तो शिक्षा का काम करो। भाई साहब वो सब ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे? वो एक बात कहा करते थे, जो मैं आजकल शिक्षा नीति की जो चर्चा आती है तो हमेशा मुझे वो घटना स्मरण आती। वो कहते थे कि देखो, आप अपनी ईमानदारी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ, विदाउट एनी डाउट, किसी प्रकार का लेस मात्र भी संदेह किए बिना अपने काम में लगे रहिए। परमपिता परमेश्वर, क्योंकि ये ईश्वरीय कार्य है, कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा अवसर आपके सामने लाएंगे कि आप इस शिक्षा की उस प्रकार की नीति को निर्माण करने में प्रतिभाग कर सकेंगे। 2011 में जब मेरे पास केंद्रीय दायित्व आया और दिल्ली केंद्र बना, तो यूपीए सरकार सीबीएसई का चेयरमैन गिरीश जोशी जी थे, सीनियर आईएएस अधिकारी, लेकिन उत्तराखंड के होने के कारण से मेरा प्रोग्राम से कुछ संबंध था, तो सीबीएसई में थोड़ा बहुत परिवर्तन हम लोगों ने करवाने का प्रयास किया, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन संभव नहीं हुआ। कुल मिलाकर के 2014 में जब सरकार का पूरा फ्रेम परिवर्तित हुआ और स्मृति ईरानी जी जब शिक्षा मंत्री के नाते से, एमएचआरडी मिनिस्टर के नाते से दायित्व आया, तो जनवरी 2015, हम सबको शायद जानकारी होगी भी क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, हर 5 वर्ष के बाद एनसीएफ में संशोधन होता है। एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको सामान्य भाषा में पाठ्यचर्या बोलते हैं। हर 5 वर्ष बाद संशोधन होता है और हर 10 वर्ष बाद परिवर्तन होता है। तो 2005 में एनसीएफ बना था, 2015 में परिवर्तन होना चाहिए था 10 वर्ष के अंतराल के कारण से। तो 2015 में एनसीएफ में परिवर्तन हो, अपने संघ विचार परिवार के जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे जो 6 संगठन हैं, विद्या भारती है, विद्यार्थी परिषद है, भारतीय शिक्षण मंडल है, राष्ट्रीय महासंघ है, संस्कृत भारती है और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास है। ये 6 संगठन ऐसे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में संघ के विचारों को लेकर के प्रतिनिधित्व करते हुए काम करते हैं। तो 2015 में 16-17 जनवरी हमारी एक बैठक हुई शिक्षा समूह, और उसमें ये बात आई कि ये वर्ष हमारा एनसीएफ के परिवर्तन का है, तो हमें बड़ा मेजर चेंज के वर्क करने के बारे में सोचना चाहिए। कुल मिलाकर के बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। उस बैठक में से माननीय सुरेश सोनी जी जो सहतर कार्यवाह के दायित्व थे उस समय, और विद्या भारती सहित शिक्षा समूह के मार्गदर्शक किस नाते से रहते थे, उन्होंने एक ऑफर रखा कि 1986 के बाद शिक्षा नीति का समग्र परिवर्तन के बारे में चर्चा कभी नहीं की। तो क्या हम पूरी शिक्षा नीति के बारे में, केवल एनसीएफ का परिवर्तन मात्र नहीं, तो संपूर्ण शिक्षा नीति को बदलने के बारे में और भारतीय दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए नई शिक्षा नीति बने, इसकी कोई विचार कर सकते हैं क्या? ऐसा उस 16-17 जनवरी 2015 की बैठक में माननीय सुरेश सोनी जी ने ऐसा एक विषय रखा। मुझे तुरंत लज्जाराम जी की वो बात याद आई कि तुम काम में लगे रहो पूरी ईमानदारी से, कभी ना कभी कोई ना कोई परमेश्वर ऐसी परिस्थिति बनाएंगे। और उस बैठक के बाद पहली कमेटी गठित हुई, टूर्नामेंट कमेटी, उसके सामने विषय आया, प्रपोजल बना, ड्राफ्ट बना, वगैरह वगैरह। पूरा 4-4.5 साल तक मंथन चलता रहा। देश भर में 2 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, समाज के बंधुओं के द्वारा छोटी बड़ी गोष्ठियां की गई और 29 जुलाई 2020 को ये जो जिस वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम चर्चा कर रहे हैं, ये हमारे सामने बन करके पब्लिक डोमेन में ला दी 29 जुलाई 2020। विद्या भारती के प्रतिनिधि के नाते से शिक्षा नीति की जो कमेटी बनी थी उसमें मुझे भी रहने का, सहभाग करने का मौका मिला। और जो कुछ बातें विद्या भारती की संकल्पना के आधार पर, संघ विचार के प्रतिनिधित्व के आधार पर हम सब लोग सोचते चले आ रहे थे, वो सभी बातें
लगभग 100% बातें इस शिक्षा नीति में समाहित करने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस पूरी शिक्षा नीति का एक कोई फोकस होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए। जब कोई नीति बनती है तो उसका एक विजन तैयार होता है, एक दृष्टिपत्र तैयार होता है। तो जो विजन पेपर होगा, जो दृष्टिपत्र होगा, उसका फोकस पॉइंट क्या होगा? जब हम कोई एक रेडियस कोई सर्किल बनाते हैं तो सर्किल में एक केंद्र होता है, जिस केंद्र के आधार पर हम सर्किल का निर्माण करते हैं। केंद्र क्या है? भारत की दृष्टि से भारतीय शिक्षा को विचार करते हुए, एक समग्र विचार करते हुए उसका केंद्र क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा करें। दो शब्दों की चर्चा आई, इंडिया और भारत। विश्व में भारत इंडिया के नाम से पहचाना जाता है, क्योंकि संविधान की पहली लाइन में इंडिया देवी भारत जो गलती से लिख दिया गया उस समय, तो भारत की पहचान इंडिया के नाते से होगी। लेकिन क्या इंडिया और भारत में कोई बेसिक चेंज है क्या, बेसिक अंतर है? ध्यान देता कि बहुत बड़ा अंतर है। जब हम इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो पीछे का इतिहास है वो बहुत सीमित दायरे में कैलकुलेट होता है, क्योंकि इस नाम के आधार पर हमारी पहचान 17वीं शताब्दी के बाद बनी है। लेकिन जब हम भारत कहते हैं तो 10,000 साल से अधिक समय का जो हमारा एक पुरानी विरासत है वो इसके साथ जुड़ती है। हम कितने पुराने राष्ट्र हैं, हमारी मूलभूत सांस्कृतिक मान्यताएं क्या हैं, सांस्कृतिक परंपराएं क्या हैं, सांस्कृतिक विशेषताएं क्या हैं, हमारी मूल पहचान क्या है? तो मूल पहचान इस 200, 250, 300 साल के इंडिया में नहीं है, उस 10,000 साल से अधिक कालखंड के भारत में। भारत कहते ही वैदिक काल से शुरू होता है हमारा इतिहास। इस नाते से चर्चा आई कि इस शिक्षा का, इस शिक्षा नीति का केंद्र बिंदु होगा भारत केंद्रित शिक्षा, नॉट इंडिया केंद्रित शिक्षा। इंडिया सेंट्रिक एजुकेशन नहीं, भारत केंद्रित शिक्षा। और जो अंग्रेजी का ड्राफ्ट बनाया गया, उस अंग्रेजी के ड्राफ्ट में भी इंडिया शब्द प्रयोग नहीं किया है। आपने अगर पढ़ा होगा या पढ़ेगा जरूर में अगले हफ्ते, तो उस अंग्रेजी के ड्राफ्ट में भी ट्रांसलेशन बाकी के शब्दों का तो हुआ, लेकिन मूल जो जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन का कोई ट्रांसलेशन नहीं होता। तो प्रॉपर नाउन भारत या प्रॉपर नाउन है, ये हमारी मूल विरासत की पहचान है। इस नाते से भारत केंद्रित शिक्षा हिंदी में और अंग्रेजी में भी भारत सेंट्रिक एजुकेशन, इस शब्द का प्रयोग किया गया। आज इस सत्र में हम लोग उसी भारत केंद्रित शिक्षा की संकल्पना का तात्पर्य क्या है उसकी चर्चा करेंगे। तो भारत केंद्रित शिक्षा कहने के बाद में एक भारत ज्ञान परंपरा का जो वैशिष्ट है, जो जिसकी मैंने कहा कि 10,000 साल या उससे अधिक समय वैदिक कालीन संस्कृति की बात करेंगे तो लाखों वर्ष होते हैं, परंतु आज भी जिनका एक साइंटिफिक प्रोसेस से, वैज्ञानिक पद्धति से जिसका प्रमाणीकरण हो चुका है, वो इतिहास भी और वो शिलालेख भी 10,000 साल से अधिक पुराने हैं, जिनको विश्व के सभी देशों ने स्वीकार किया है। तो हमारी जो ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा का जो प्रवाह है, कंटिन्यूटी है, निरंतरता है। कई बार ध्यान में आता है कि जल के स्रोत की दो चर्चाएं आती हैं, एक तालाब है या नदी है। तो नदी का जल पवित्र माना जाता है, तालाब का जल कितना पवित्र नहीं माना जाता, कितना भी स्वच्छ होने के बावजूद में। कारण क्या है कि नदी में साइंटिफिक प्रोसेस छोड़ दीजिए आप, घर्षण के कारण से उसके अंदर से एनर्जी बनती है आदि आदि, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करेंगे तो सबसे बड़ा वैशिष्ट है उसकी निरंतरता, उसका प्रवाह, उसकी गति। वो जो निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, भारतीय ज्ञान परंपरा की जो निरंतरता है, ये भारतीय पहचान है। हमने बहुत संघर्ष झेले 6वीं शताब्दी में, तो लगातार सब यवन, हून, मुगल, तुर्क, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज, एक लगभग 10-12 प्रकार की बर्बर जातियों के साथ हमारा संघर्ष होता रहा। लेकिन पूरे भारत ने कभी भी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। आज तक
साहित्य को लेकर के सावरकर जी की बड़ी चर्चा है। वो चर्चा के पीछे पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसको छोड़ दीजिए, परंतु उसकी अगर विरासत का भी विचार करेंगे तो सावरकर जी का जो एक बहुत बड़ी बात जो उन्होंने कही कि कभी कभी हम लोग कहते हैं कि हमें 1945 में आजादी मिली या उसके पहले हम गुलाम थे, ये दोनों ही बातें गलत है। गुलाम होने का मतलब गुलामी स्वीकार ना होता है, हमने गुलामी को स्वीकार कभी नहीं किया। हमारी बाध्यताएं थी, हमारी मजबूरियां थी, हम उतने एकत्रित नहीं थे, संगठित नहीं थे, इस नाते से हम प्रताड़ित तो होते रहे होंगे, लेकिन हमने गुलामी को स्वीकार नहीं किया। गुलामी स्वीकार करने का मतलब होता है कोई तरह बहु हमको कहानी चेरी छोड़ गनी रानी। मंत्रा जी का और उनका मंत्रा का और कैकेयी जी का जो वार्तालाप में आता है, तो हमने आंख बंद करके अपने को सरेंडर कर दिया होगा, ठीक है भैया आप मालिक मैं गुलाम, और आज से आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। हम कहीं ना कहीं संघर्ष करते रहे, किसी न किसी छोटे बड़े नेतृत्व में, दक्षिण में, उत्तर में, मध्य में, पश्चिम में, पूर्व में, कहीं भी संघर्ष करते रहे। एक ये पॉलिटिकल था, परंतु ज्ञान का प्रवाह हमारा निरंतर चलता रहा। तो इस पहली स्लाइड में हमारे सामने चुनौतियां कितनी भी आई होंगी। भगवान कृष्ण की गीता के 14 अध्याय के 33-38 श्लोक तक का इसमें संदर्भ दिया है, वेद का संदर्भ दिया है, उपनिषद का है, पुराण का है, वेदांत का है, महर्षि अरविंद का जो एकदम बिल्कुल 100 वर्ष के अंदर का है। तो कुल मिलाकर के ये जितने भी संदर्भ हैं ये प्रदर्शित करते हैं कि हमारी जो ज्ञान परंपरा है, ये ज्ञान परंपरा निरंतर चलती रही है। अब भारतीय ज्ञान परंपरा क्यों? तो पिछले 17 वर्ष की शिक्षा पद्धति केवल कौशल विकास पर केंद्रित थी। एक विष्णु पुराण में बहुत अच्छा एक श्लोक आता है, इसमें से सा विद्या विमुक्त लिया गया। श्लोक का ये एक आधारी है, तो उसमें विद्या शिल्प नैपुणम ये एक शब्द का प्रयोग किया गया। शिल्प नैपुणम मतलब क्या कि विद्या केवल स्किल डेवलपमेंट मात्र नहीं है, धनार्जन करने के लिए केवल कुछ स्किल्स सीख लेना, कुछ कौशल सीख लेना, गायन, वादन, नृत्य, मूर्तिकला, दुनिया भर की जो कलाएं हैं उन कलाओं को सीख लेना ये मात्र शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा क्या है? उसी विष्णु पुराण के श्लोक में कहते हैं कि सा विद्या या विमुक्त है, जो लौकिक और पारलौकिक, उसमें विद्या और अविद्या दोनों का वर्णन है। विद्या यानी नेगेटिव नहीं है, अविद्या का तात्पर्य विद्या यानी पारलौकिक, अविद्या यानी सांसारिक, जो सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सांसारिक आवश्यकताएं क्या है? तो धन चाहिए, वैभव चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, जो भी हमारी आवश्यकताएं रहती हैं, उनकी